चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया। पीलिया जॉन्डिस जो होता है वो यकृत की बीमारी है एक तरह की। यह यकृत के सही तरह से कार्य न करने से उत्पन्न होती है और किसी और कभी कभार होता है कि इन्फेक्शन लग जाता है किसी तरह का, तो भी यह पीलिया नामक जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन लेवल जो होता है, बिलिरुबिन जो लेवल होता है स्तर, वो सामान्य से अधिक कई गुना मतलब बढ़ जाता है, तो यह जॉन्डिस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस जॉन्डिस में क्या होता है कि बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो सामान्य जो होता है 0.5 से 1.2 mg/dl, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह पीलिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। उस जॉन्डिस में क्या होता है कि 2 टाइप से जॉन्डिस होता है। एक तो फर्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और सेकंड है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वह एबनॉर्मलिटी के कारण होता है और पैथोलॉजिकल एक इन्फेक्शन के कारण, यह इन्फेक्शन के कारण होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इस प्रकार का पीलिया होना एक सामान्य प्राकृतिक घटना है जो जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में प्रत्येक नवजात शिशु में उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार की रक्त विखंडन पीलिया है, हीमोलाइटिक होता है। उसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं जिसे। शिशु के जन्म के बाद बड़ी संख्या में आरबीसी जो होती है वह मैक्रोफेजेस द्वारा नष्ट कर दी जाती है। नए आरबीसी से बिलिरुबिन का निर्माण होता है। इस प्रकार रक्त में इसे पीले वर्णक की अधिकता हो जाती है। यह वर्णक त्वचा, ऊतकों एवं आँख के श्वेत पटल स्क्लेरा जिसको बोलते हैं वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। एकत्रित पीले वर्णक त्वचा व श्वेत पटल के पीले रंग का दिखाई देता है। यानी आपने देखा होगा कि जब भी किसी को पीलिया हो जाता है तो उसके आँखों पर आपको पीला कलर दिखाई देगा, मतलब हल्का पीलापन दिखाई देगा और उसका शरीर पूरा ही पीला कलर का हो जाता है, हल्का हल्का सा। इसे लेक्ट्रस नियोनेट्रम भी कहते हैं। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस शरीर के किसी रोग के कारण होता है। सेकेंड वाला जो जॉन्डिस है पैथोलॉजिकल, वह किसी रोग के कारण होता है। हो सकता है इन्फेक्शन या किसी और प्रकार का रोग, जिसमें से खास करके मलेरिया और सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी जो होती है उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका शेप सिकिल सेल मतलब हंसियाकार का हो जाता है, इसे बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। इसके बाद आएगा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी जो होता है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद है G6PD एंजाइम आरबीसी में कमी इत्यादि। इनके कारण पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अब कोज की बात करें तो हंटिंगटन डिसीज़ और इसके बाद है यकृतशोथ, हेपेटाइटिस। इसमें हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन भी हो जाती है उसमें लीवर में। और उसके बाद है वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो यूज़ करने पर लीवर में टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है, तो ये भी आपको लीवर संबंधी एबनॉर्मलिटी पैदा कर देती है और जॉन्डिस का खतरा बन सकता है इनसे भी। तीव्र एवं भारी मात्रा में आरबीसी का टूटना और इसके बाद है रक्त में हीमोपायरेटिस का संक्रमण और मलेरिया। ये इनकी मेनली कोज है जॉन्डिस की। और उसके आगे इसके बाद है हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना में बदलाव, सिकिल सेल एनीमिया जो आपको बता दिया है, जीवाणुजन्य यकृतशोथ, बैक्टीरिया हेपेटाइटिस और सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में क्या होता है कि सेप्टिसीमिया में सारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, पूरे शरीर के ब्लड में। HbS-Ag रक्त में पाया जाता है, यह भी हेपेटाइटिस का कारण है। और कोलेन प्रोटीन में कमी, उसके बाद पित्ताशय में स्टोन बन जाता है,
इससे भी आपको जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। चलिए आगे और बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। आप कैसे पहचानोगे कि आपको जॉन्डिस हुआ है? इसके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम है जिससे आप पता कर सकते हो कि इस व्यक्ति को पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है। सबसे पहला है त्वचा का रंग पीला होना, श्वेत पटल स्क्लेरा, आँखों पे आपको येलो कलर दिखाई देगा, भूख न लगना, एनोरेक्सिया, कमजोरी होना, यकृत का आकार बढ़ जाना, इसको बोलेंगे हेपेटोमेगालाई, मतलब यकृत का आकार सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। और है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द, दबाने पर दर्द होगा, मूत्र का रंग पीला हो जाएगा या गहरा पीला भी हो सकता है, मल में पित्त वर्ण का अभाव हो जाएगा, संक्रमित पीलिया इन्फेक्टेड जॉन्डिस जो होता है वो फीवर व अन्य लक्षणों भी पाए जाते हैं। मतलब खास करके जो संक्रमित होता है पीलिया, उसमें फीवर आपको सामान्य तौर पर दिखने ही मिलेगा, फिक्स बात है। चलिए आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं कि आपको जॉन्डिस हुआ तो आपको जांच करानी चाहिए, रक्त परीक्षण कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट में खास तौर पर सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, SGOT, SGPT, HbS-Ag और HB का, इनका रक्त परीक्षण के अंदर इनका ब्लड टेस्ट होगा, और कल्चर सेंसिटिविटी, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सब आएंगे ब्लड टेस्ट के अंदर आएंगे। इसके बाद है मूत्र परीक्षण, यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि मूत्र का रंग पीला हो, ज़्यादा पीला हो जाता है, यह बिलिरुबिन के कारण होता है। यूरोबिलिजन की मात्रा अधिक हो जाती है। बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट ये हो जाते हैं। और उसके बाद है USG, इन्वेस्टिगेशन के अंदर 3rd नंबर पर आएगा USG। उससे पता चलेगा कि यकृत का आकार कितना बड़ा है, कितना नॉर्मल है, क्या है। पित्ताशय गोल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, और पित्ताशय में बाइल डक्ट में कोई स्टोन या रुकावट तो नहीं है। इस तरह से आप USG करा के भी पता कर सकते हो कि कहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, और आपको बिलिरुबिन में कहाँ बिलिरुबिन बन रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, और आपको एबनॉर्मलिटी हो रही है। इस तरह से ये आप 3 इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। और पित्त वाहिनियों के समीप लिम्फोनोड का आकार में बड़ा होना भी सामान्य पित्त प्रवाह को अवरोधित करता है। मतलब क्या होता है कि इसमें लिम्फोनोड जो होते हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी आप बिलिरुबिन सही तरह से प्रवाहित नहीं हो पाता है, तो और आपको जॉन्डिस का कारण बन जाता है, खतरा बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। इससे कॉम्प्लिकेशन होगा रक्त स्कंदन प्रक्रिया, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में अनियमितता हो जाएगी, लिवर सिरोसिस हो जाएगा इससे, और स्प्लिनोमेगालाई, स्प्लिन के आकार में वृद्धि हो जाएगी। एसाइटिस मतलब जलोदर, एसाइटिस मतलब शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जनरलाइज ओडिमा, शरीर में सूजन आ जाएगी। हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन में कमी आ जाएगी। और उसके बाद आएगा GIT डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन होंगे, आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे जिससे आप ध्यान रखना है, आपको सेफ्टी रखना है। चलिए आगे ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यदि जॉन्डिस हो जाता है तो आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए आपको प्राय स्वतः, वैसे तो प्राय फिजियोलॉजिकल जो होता है जॉन्डिस वो स्वतः ही ठीक हो जाता है, परंतु कुछ नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन 10 mg/dl या इससे अधिक होने पर चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। नवजात शिशुओं में प्रकाश चिकित्सा, उसको प्रकाश चिकित्सा मतलब आएगा फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। यह फोटोथेरेपी अत्यधिक लाभदायक भी होती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है जब उसकी 10 mg/dl या उससे अधिक बिलिरुबिन जब बच्चे में
नवजात शिशु में बनता है तब। नवजात, एक सेकेंड, नवजात शिशु की आंखों को ढककर 2 से 3 दिन तक फोटोथेरेपी यूनिट में रखते हैं शीरा द्वारा जलापूर्ति। और मतलब उसको क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन तक फोटोथेरेपी के लिए उसको छोटे बेबी को रखते हैं, फोटोथेरेपी यूनिट में रखते हैं और 2 से 3 दिन रखेंगे। और उसको नवजात शिशु में शरीर में जो भी जल पूर्ति वो आप आईवी फ्लूइड से करेंगे, मेंटेन करेंगे। और आपको खास तरह से ध्यान रखना है कि नवजात शिशु में स्किन जो होती है बहुत संवेदनशील होती है, मतलब उसको जलने का खतरा रहता है फोटोथेरेपी से। तो आप उसको बीच बीच में आप उसको त्वचा को झुलसने से बचाने के लिए समय समय पर फोटोथेरेपी से बाहर निकालते रहेंगे और उसको बीच बीच में फोटोथेरेपी यूनिट बंद कर देंगे, या तो बंद कर देंगे या उसको बाहर निकालेंगे, इस तरह से ध्यान रखेंगे। और वयस्कों में प्रोटीन की मात्रा अधिक देंगे। यदि वयस्कों में प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे, जैसे भुने हुए चने की रोटियां आदि देंगे। शीरा द्वारा 5% ग्लूकोज देना, मतलब आईवी फ्लूइड में 5% ग्लूकोज देना है आपको। विषाणु या जीवाणु संक्रमण होने पर विषाणु या जीवाणु संक्रमण होने पर विषाणुनाशक या जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक ड्रग देनी है आपको। और फैटी डाइट से परहेज कराना है आपको, किसी तरह से कोई फैटी डाइट नहीं देनी है, घी, दूध, तेल, ये चीज़ें आपको नहीं खिलानी है इनको वयस्कों के लिए। और तेज मिर्च मसाले से बचना है और सही निदान करना है आपको, सही निदान एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना है कि सही में आपको जॉन्डिस है या कोई और बीमारी तो नहीं है। नर्सिंग रोल, चलो नर्सिंग रोल की बात करते हैं कि डायग्नोसिस के अनुसार रोगी के साथ व्यवहार करना है आपको। रोगी के साथ व्यवहार मतलब आपको पता करना है कि डायग्नोसिस सही है कि नहीं है, कि रोगी को जॉन्डिस ही है या कोई और बीमारी तो नहीं है, जॉन्डिस में कौन से टाइप का जॉन्डिस है, उस हिसाब से आपको वही ट्रीटमेंट करना है और उसी तरह से आपको दवाई चलानी है, ध्यान रखना है उसके, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। और रोगी को सांत्वना देनी है कि आपका जॉन्डिस जो है आपको ठीक हो जाएगा और यह आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा और आप नियमित तौर पे दवाई लें और आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोथेरेपी यूनिट में नवजात शिशु पर निरंतर निगरानी रखना ताकि उसे कोई चोट न लगे, उसके शरीर में पानी की कमी न हो, त्वचा जल न पाए, यह ध्यान रखना है। आँखों की चिकित्सा के समय पूर्णतः ढकी होनी चाहिए। नवजात शिशु में ध्यान रखना है कि जब भी आपको उसको फोटोथेरेपी में रखोगे तब नवजात शिशु की जो आँखें होती है उसको आप ढक कर रखोगे जब तक वहाँ अंदर रहेगा फोटोथेरेपी के अंदर। ज्वर होने पर, मतलब उसको फीवर आने पर आप क्या करोगे, फीवर आने पर उसको ज्वर नाशक दवा दोगे, मतलब उसको आप पैरासीटामोल या ऐसे कुछ ड्रग खिलाओगे, दवाई दोगे जहाँ पर उसको टेम्परेचर कम हो जाए और उसका फीवर नॉर्मल हो जाए। रोगी की विभिन्न जांचें यदि कराई गई हो तो पूर्ण एसेप्टिक कंडीशन में निर्देश में स्पेसिमिया एकत्रित करें और उन्हें समय में लैब में भेजें। जो भी रिपोर्ट कराई गई हो वो नर्स को ध्यान रखना है और टाइम टाइम पर उसे जो भी डॉक्टर लिखेंगे उसे लैब में भेजना है नए सैंपल कलेक्ट करके। HBsAg पाए जाने पर रोगी को पृथक रखना है। ऐसे रोगी में प्रयुक्त सुई, रक्त व स्त्राव आदि को स्वयं को बचाए व अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखे, क्योंकि यह HBsAg जो हेपेटाइटिस से संबंधित, लीवर संबंधित डिसीज है, लेकिन यह संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलाती है जब ब्लड कांटेक्ट में आता है या फ्लूइड कांटेक्ट में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रोगी को क्या करना, पृथक रखना है और प्रयुक्त सुई या जो भी मटेरियल हो वो उसको आपको दूर रखना और दूसरे लोगों को बोलना है कि आप सुरक्षित रहे, ध्यान रखें।
चिकित्सक द्वारा लिखी दवाई व चिकित्सा के निर्देश को रोगी को देना है। रोगी के पास जब कोई रोगी जीवाणु, विषाणु, HIV या HBS AG आदि से संक्रमित हो तो परिजनों द्वारा आगंतुक को भीड़ एकत्रित न होने दें, ज़्यादा लोग एकत्रित न होने दें और उनके परिवार वालों को बताना तो ज़रूरी है कि यह डिसीज़ इन्फेक्शन से आपको फैल सकती है और आपको खतरा है, तो आपको सावधानी रखनी है। रोगी के मल, मूत्र, बलगम, अपशिष्ट पदार्थों में उचित निस्तारण करना चाहिए। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में अपने स्तर पर निपटने के साथ साथ घटना की जानकारी संबंधित चिकित्सक को तुरंत देना या चिकित्सक को तुरंत बुलाना चाहिए। किसी भी तरह से कोई भी घटना हो जाती है आकस्मिक, तो उसे निपटने की संबंधी जानकारी चिकित्सक को तुरंत देना चाहिए। नर्स का ये रोल है, ध्यान रखना है। और इस तरह से आप हेपेटाइटिस रोगी की केयर कर सकते हो और हेपेटाइटिस में आने वाली कॉम्प्लिकेशन और उसके डायग्नोसिस करवा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।